देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया इससे पहले वाले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 12 नजर डालिए एक बार स्टेटमेंट पे। क्या कहा है? कार्ड इज फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता जो है खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक, जो बचे हुए कार्ड हैं, 2 कार्ड आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। 2 पत्ते निकाले गए और पाया गया कि दोनों के दोनों पत्ते क्या थे? डायमंड के थे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो प्रायिकता बतानी है कि जो खोया हुआ कार्ड था ना वो किसका था? डायमंड का था। ठीक है, अब देखो भाई सीधी सी बात है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता अगर गायब होगा तो या तो डायमंड का होगा या फिर डायमंड का नहीं होगा। ये दो केस बनेंगे। 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम E1, E2, E3, E4 ये इवेंट्स मान ले। E1 सपोज करो स्पेड कार्ड के लिए मान लिया, E2 हमने क्लब कार्ड के लिए मान लिया, और E3 हमने डायमंड कार्ड के लिए मान लिया, और E4 हार्ट कार्ड के लिए मान लिया। ठीक है, और फिर सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि सेकंड कार्ड हमारा क्या होगा? डायमंड कार्ड होगा। या फिर हम क्या करें, बस पहला ही हम मान ले कि खोया हुआ कार्ड क्या था? डायमंड था। ठीक है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 13/52 होगी। और दूसरा मान ले कि खोया हुआ जो कार्ड था ना वो डायमंड नहीं था। तो डायमंड नहीं था तो सारे को इकट्ठे कर लो आप, यानी कि 13 3 कितना हो गया? 39। तो उनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी? 39/52। मेरे ख्याल से इसमें छोटा हो जाएगा। एक बार इससे ट्राई करके देखते हैं जो सेकंड मेथड में बता रहा हूं। तो क्या किया हमने? लेट E या E1 be the event, E1 be the event that, मान लिया कि जो खोया हुआ कार्ड है कि लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। ठीक है, मान लिया कि जो पत्ता खोया है वो क्या है? डायमंड का है। ठीक है, आवाज ना करो भैया मैन से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताना? 13/52 यही हो जाएगा। अगर एक पत्ता सपोज करो डायमंड के पत्तों में से खोया है तो डायमंड के कार्ड टोटल कितने होते हैं? 13। ठीक है, प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी? 13/52। E2 इवेंट हमने मान लिया बी दी इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड कार्ड। ठीक है, हमने मान लिया कि जो पत्ता खोया है वो डायमंड का नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बता सकते हो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 39/50 यही हो जाएगी ना। ठीक है, उसके बाद ए इवेंट हम मानते हैं कि जो बाद में 2 कार्ड निकाले गए हैं वो दोनों के दोनों क्या हो? क्या हो? डायमंड कार्ड। तो क्या लिखोगे नोटेशन? लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ कार्ड आर डायमंड। ठीक है, और ये कौन सा है? इन सेकंड ड्रा। ये लिख देना बस, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आप मुझे ये बताइए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी A/E1 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है कि 2 पत्ते हमारे डायमंड के आने चाहिए। कब? जब एक डायमंड का पत्ता हम खो चुके हैं। तो डायमंड कार्ड रहे कितने गए? 12। तो 12 जब 2 कार्ड की बात हो तो आप लगाते हो कॉम्बिनेशन 12C2, यानी कि 12 में से कोई 2 आएंगे। नीचे कार्ड कितने रह गए हमारे पास? क्योंकि एक तो खो गया था ना, टोटल थे 52, तो कितने रह गए? 51C। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर एक पत्ता ही निकालना होता हमने तो सीधा लिख देते 12/51। एक से ज्यादा आ जाए तो फिर कॉम्बिनेशन लगता है, यानी कि 12 में से कोई 2, और नीचे जो टोटल आउटकम हम लिखते हैं इसका मतलब 51 में से कोई 2। अगर वो 3 के लिए पूछता तब भी 12C3 और नीचे 51C3। एक से ज्यादा आता है कॉम्बिनेशन आप लगा दोगे। तो NCR का फॉर्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हो गया? 12 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल और कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल। यही हो गया ना। ठीक है, बोलो। अब नीचे भी अगर आप यही लगाओगे तो कितना हो गया? 51 फैक्टोरियल और डिवाइड में
2 फैक्टोरियल और 49 फैक्टोरियल। बोलो कुछ गलत तो नहीं लिखा है? तो ऊपर वाले को जब आप सोल्व करोगे तो ये हो गया 12 गुणा में 11 गुणा में 10 फैक्टोरियल। पता लग गया होगा ना 10 फैक्टोरियल पे क्यों रोक दिया? क्योंकि नीचे 10 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल होता है हमारा 2 और गुणा में कितना है 10 फैक्टोरियल। नीचे देखो कितना हो गया 51 गुणा 50 गुणा 49 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल होता है 2 और कितना हो गया 49 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल, 2 से 25 को कैंसिल कर दो और 2 से 6 को मतलब 12 को कैंसिल कर दिया। कितना आ गया 66 बाय में कितना आ गया 2 रह गया था ना, यहाँ पे 25 रह गया था। तो 25 एकम 25 2 और 25 पंजे 125 और 2 127। ठीक है बोलो ठीक लिख दिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी a बाय e2, इसका मतलब क्या है कि आए तो हमारे पास क्या दोनों के दोनों डायमंड कार्ड, लेकिन कब? जब हमारा डायमंड कार्ड नहीं खोया गया था। तो कितने आ जाएंगे ऊपर बोलो, क्या लिखूं 13c2, नीचे कितना आएगा 51c, यही आएगा ना। पता लग गया 13c2 क्यों आया है? क्योंकि पता अब की बार नहीं हुआ। तो कितना आ जाएगा, लेकिन वो अलग बात है डायमंड नहीं खोया गया है, हार्ट है स्पेड है क्लब, में से तो कोई गायब हुआ है तो नीचे वाले कम होंगे ऊपर वाला कितना हो गया बोलो 13 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल और कितना हो गया ये 11 फैक्टोरियल। नीचे बोलिए कितना हो गया 51 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल और 49 फैक्टोरियल, यही हो गया ना। और ज्यादा सोल्व करो कितना आ गया बोलो 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 फैक्टोरियल डिवाइड में 11 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल होता है 2। नीचे कितना हो गया बोलो 51 50 और 49 फैक्टोरियल और डिवाइड में कितना है 49 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। कैंसिल हो गया इससे, ये यहां से ये टर्म कैंसिल, 2 से 6 को कैंसिल करो और 2 से इसको कैंसिल कर दिया। कितना हो गया भाई 6 से 18 6 कम 6 और 1 7, तो 78 बाय में कितना आ गया 1200, यही आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, चाहो कहीं को भी कैंसिल कर दो, 13 से 13 कम 13 और 4 13 3 39 और यही हो गया ना। फाइनली निकालना क्या, बस ये बता दो क्या निकालना बोलो E2 बाय A या E1 बाय A? E1 बाय A। तो E1 बाय A जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 डिवाइड में कितना हो गया बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय, यही हो गया। इसको सॉल्व करो भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, E1 1 बाय 4 मल्टीप्लाई A बाय E1, A बाय E1 है 66 बाय में 1275, 1 बाय 4 मल्टीप्लाई 66 बाय में 1275, फिर प्लस का निशान, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3 बाय 4 और मल्टीप्लाई में 78 और बाय में 1275, यही आ गया ना। देखो भाई कैलकुलेशन का ध्यान रखना, हो सकता है जरा सी मिस्टेक हो जाए। देखिए क्या हो गया बोलो, ऊपर तो आ गया 66 और डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 1275, मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम आ गया ना ये 4 मल्टीप्लाई 1275। अब 66 की गुणा 1 से करेंगे तो 66 ही हो गया, प्लस का निशान 3 से करो 24 2 बाई 21 और 2, यही आ गया ना। और इससे हमारी ये टर्म क्या होगी कैंसिल, तो 66 बाय में ऐड करो 0 0 और कितना हो गया, ठीक है, कितने पे कैंसिल है
33 और कितना हो गया, तो देखना 0.33 ये क्या आंसर, 11 बटे क्या है, ठीक है, ठीक है, कितना हो गया अब ये 11 और बाय में 11 बाय, ठीक है, कर लोगे, दोबारा बता देते। देखो उसने स्टार्टिंग में कहा था कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी थी, उसमें से एक पत्ता खो गया है। अब वो खोया हुआ पत्ता, क्योंकि कंडीशन उसने डायमंड पे लगाई है ना, तो हम डायमंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। खोया हुआ पत्ता हो सकता है वो ईंट का हो और हो सकता है ईंट का ना हो। अगर वो ईंट का पत्ता खोया है तो उस खोए हुए पत्ते की प्राइस क्या, ईंट के पत्ते होते हैं टोटल 13 बटे 52 हो जाएगी। और E2 की खोया हुआ पत्ता हमारा ईंट का नहीं है, तो इसका मतलब बाकी कितने रह गए, 52 में से 13 घटा दो 39, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ जाएगी अपनी 39 बटे, ठीक है। और उसके बाद ए इवेंट्स आप उसको मान लेंगे, जब सेकंड टाइम आप दो पत्ते निकालते हो दोनों के दोनं ईट के, तो एक से ज्यादा आपकी कॉम्बिनेशन लग जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और जरा सा सोचना पड़ेगा उसमें भी आपको, देखो क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ 4/5, प्रायिकता दे रखी है, ए कोई शख्स है उसके सच बोलने की प्रायिकता है 4/5। अगर वो 5 बात बताओ है ना, तो उन मतलब 4 सच बोल रहे हैं, एक बार वो झूठ बोल रहे हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्के को उछाल दिया गया है। ए रिपोर्ट दैट ए हेड अपीयर, ठीक है, और रिपोर्ट आई कि सिक्के के ऊपर क्या आएगा, हेड आएगा। इसका मतलब जब वो सच बोलता है तो सिक्के के ऊपर क्या आता है, हेड आता है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड, आपने प्रायिकता बतानी है कि सिक्के के ऊपर रियल में क्या आता है, हेड आता है। स्टेटमेंट थोड़ी सी कमजोर दे रखी है उसने, लेकिन आपने आइडिया लगाना है। देखो क्वेश्चन कहां पर घूम रहा है भाई, सीधी सी बात है, उसका सच बोलना डिपेंड करता है सिक्के के ऊपर। अगर हेड आता है तो क्या करता है, वो सच बोलता है। अगर टेल आता है तो इसका मतलब क्या करता है, वो झूठ बोलता है भाई, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, दो इवेंट्स मान लेंगे यहां पर, E1 और E2, क्या मान लिए, E1 और E2। तो E1 तो हमने मान लिया, E1 तो हमने मान लिया किसको, कि हेड अपीयर, किसी के ऊपर क्या आता है, हेड आता है, ठीक है। और E2 हमने क्या मान लिया, टेल आ जाएगा भाई, हेड नॉट अपीयर लिख लो या टेल अपीयर लिख लो, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा बताना, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा बोलो, 1/2। ए इवेंट हम मान लेंगे कि जो शख्स है वो क्या करता है, सच बोलता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 कितना हो जाएगा बोलो, कि उसकी सच बोलने की प्रायिकता तो दे ही रखी है, कितनी होगी बोलो, 4/5। अगर वो 5 बात बताओ है तो एक बार क्या कर दे है, झूठ बोल दे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1/5। कैसे पता लगा 1/5, क्योंकि सीधी सी बात है, सच बोलने की दे रखी है तो झूठ बोलने की क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दो, कितनी होगी 1/5। फाइनली ये बताओ निकालना क्या है, E1 बाय A या E2 बाय A, E1 बाय A, क्योंकि हेड अपीयर तो E1 को मानना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, आपने ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखने, आप सेंटेंस जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही लिखोगे। ये फॉर्मूला जब आप यूज करो तो आप जरूर लिखें यूजिंग बेस करो, क्या हो जाएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय, यही हो गया। वैल्यू रखो भाई, E1 की प्रायिकता कितनी है, 1/2, A बाय E1 की प्रायिकता 4/5, 1/2 कितना हो गया, 4/5 प्लस का निशान E2 कितना है 1/2 और ये कितना 1/5, ऊपर बताओ कितना आ गया न्यूमरेटर में 4/10, यही आ गया। और नीचे 10 ले ले, अगर एलसीएम डायरेक्ट सोल्व करूं मैं तो 4 प्लस में 1 कितना हो गया 5, तो इससे ये हो गया हमारा कैंसिल, कितना आ गया
4/, कर लोगे? बोलो। अगर वो रियल में क्या करता है, सच बोलता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है हमारी 4/, कर लोगे? एक ये लास्ट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली बार भी आया था एमसीक्यू में, पिछली बार क्या भी जो पेपर हुए थे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्या कहा इसमें? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट्स हैं, सच दैट ए जो है वो क्या है, क्या है? ए बिलोंग्स है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, कि जो बी की प्रायिकता वो 0 नहीं है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी? क्या वो आंसर पहला होगा, क्या वो दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा? हवा में तीर नहीं लगाना, पीछे से आंसर देखकर कि तीसरा होगा, ठीक है? रीजन क्या है? वाह भाई वाह, छोटे धन्य हो आगे हमारे, इतना ही लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या क्या है उसने, ये दो चीजें दे रखी है, ए तो क्या है, सबसेट है किसका? बी का, और इसने ये भी कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है वो हमारी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना? अगर ए बी का सबसेट है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगी किसके? ए के। बोलो, ए के बराबर होगी ना? अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगी? ए के बराबर होगी। क्यों? अगर मैं एलिमेंट लूं ए में, सपोज करो 1 और 2 ले लिया, और बी में मैंने ले लिया 1 2 और 3, ठीक है? तो ए क्या है यहाँ पर? बी का सबसेट है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी, तो इसका मतलब ए क्या? बी का सबसेट है, और दोनों की इंटरसेक्शन करें तो क्या आ जाएगा? 1 into 2, कॉमन एलिमेंट 1 और 2 ही आएंगे, तो सीधी सी बात है वही सेट ए आ जाएगा। अब हमने किया क्या, यहाँ पर दोनों तरफ ले लिया प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो गया, तो यहाँ से तो आती है ये बात, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा क्या है? 0 नहीं है, 0 तो है नहीं, प्रायिकता क्या होती है हमारी? या तो 0 होती है, या 0 से बड़ी, या क्या होती है? 1 या 1 से छोटी। तो अब या तो ये 1 होगा या 1 से क्या होगा? कम होगी, या तो 1 होगी या 1 से क्या होगी? कम होगी। अगर मैं बात करूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की a बाय b की अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा ये बताना? प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और डिवाइड में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ b के ऊपर, क्योंकि ये है डिवाइड में, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1 बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ b और इनटू में pa, क्योंकि pa तो मैं ज्यादा से ज्यादा इतना ही निकाल सकता था, वो मैंने निकाल लिया, यहां से मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, ठीक है? अगर मैं दोनों तरफ pb से डिवाइड करूं तो 1 क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1 बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही आ जाएगी ना? बात समझ में आई या नहीं आई? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या होगी? या तो 1 होगी या 1 से क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 बाय प्रोबेबिलिटी b है, उसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ? a बाय b है, तो एज इट इज कि लेस देन इक्वल टू 1, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? pa ही हो जाएगा ना? तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना? सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे? कम समझ में आया होगा, है ना? कि क्वेश्चन में ज्यादा सी भड़क लेने की जरूरत नहीं है। ए जो है बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगी, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के देखा, माइंड में एक ही बात आ रही होगी कि सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहां से लगा दिया? कोई लेना देना ही नहीं था, कहां से लगाया है ये लेना देना? अगर ऑप्शन देखोगे ना तो सारे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे फिर हम, तो ठीक है? तो a बाय b हमारा इसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू ये निकल के आई थी तो b a रख दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना है? या तो 1 है या 1 से छोटी है, बस उसकी वैल्यू रख दी, या तो 1 या 1 से छोटी, मतलब साइन आ गया। कर लोगे? बोलो। तो यहां तक कर लेना भाई, बाकी कहते हो तो आगे करवा दूं रैंडम वेरिएबल वाला कांसेप्ट, और ये कहते हो कि सिर्फ इन 3 ही एक्सरसाइज का टेस्ट आपने देना है विद एग्जांपल, विदाउट एग्जांपल नहीं।
मैं सच्चाई बताऊं ना, एक बार वीडियो ऑफ करो।